नमो नमः। ज्ञान विविधि चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। इससे पहले की जो कक्षा थी इसमें हमने देखा था आदिकाल और भक्ति काल है, इसके बारे में कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने पढ़ी थी। और इतिहास को जानने के लिए किन आधारभूत सामग्री की आवश्यकता होती है और कुछ पुस्तकों की बात भी हमने की थी। आधारभूत सामग्री के अंतर्गत है 84 वैष्णव की वार्ता है, इसकी बात की थी। 200 वैष्णवन की वार्ता है, इस पुस्तक की बात की थी, जिसके लेखक है ये वल्लभाचार्य के शिष्य है। जो 84 वैष्णवन की वार्ता था, इसमें वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे 84 शिष्यों की बात है वो कही गई है। 252 वैष्णवन की वार्ता है, इसमें जो विठलनाथ थे उनके शिष्यों की बात है वो कही गई है। तो ये इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण आधार है वो आता है, आधारभूत सामग्री के अंतर्गत है वो आता है। इसके साथ ही भक्तमाल नाभादास जी के द्वारा रचित रचना थी और इसके साथ ही तुलसी जी को उन्होंने कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा है। नाभादास के जो भक्तमाल है, कालिदास त्रिवेदी के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की बात की थी, जो कि एक संकलित ग्रंथ है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा है वो संकलित किया गया है। और जिसमें उन्होंने निर्गुण भक्ति कवियों को है वो शामिल किया था, निर्गुण भक्ति धारा की कवियों को शामिल किया था, लेकिन इसमें सूर और मीरा के सगुण धारा के पद भी हैं वो भी मिलते हैं। और इसके साथ ही हमने साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में और आधारभूत सामग्री है वो क्या हो सकते हैं उसकी चर्चा की थी। किस प्रकार से जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लेखन परंपरा है वो किस काल से शुरू हुई, किस प्रकार से एक संस्कृत भाषा जो सभी भाषाओं की जननी कहलाती है उसी से है वो हमारी हिंदी भाषा, खड़ी बोली हिंदी भाषा का विकास है वो हुआ था। इसके साथ ही फिर आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका काल विभाजन है वो किस प्रकार से हुआ, किसने इसके लिए काल विभाजन के लिए प्रयास किए, क्या क्या नाम इन्हें दिया गया और किन किन नामों का विरोध हुआ और इनका काल समय का निर्धारण है वो किस प्रकार से किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है जिनका नाम आपने सुना होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के लगभग 1000 वर्ष के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लगभग 1000 वर्षों के समय को 4 भागों में विभक्त किया है, 4 भागों में बांटा है या 4 भागों में विभक्त किया है, जिसमें देखिए हम 4 भागों की बात है वो करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने लगभग 1000 वर्षों का जो समय था इसे 4 भागों में बांटकर काल विभाजन है वो किया है, जिसमें आता है सर्वप्रथम आता है आदिकाल, दूसरा आता है पूर्व मध्यकाल, तीसरा अपना आता है उत्तर मध्यकाल और चौथा आता है आधुनिक काल। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल है आता है। इस तरह से 4 भागों में इसे बांटा है। आदिकाल था जिसे किस नाम से जाना गया, वीर गाथा काल। अब इसे वीर गाथा काल के नाम से क्यों जानते हैं हम पढ़ेंगे। और इसकी समय सीमा है वो क्या मानी, इन्होंने समय सीमा मानी 1050 से 1375। आदिकाल जिसे वीर गाथा काल के नाम से भी जाना गया और इसकी समय सीमा 1050 से 1375 ईस्वी मानी गई। दूसरा है पूर्व मध्यकाल जिसे माना गया भक्ति काल के नाम से भी जिसे जाना गया और इसकी समय सीमा क्या रही है 1300
तीसरा था उत्तर मध्यकाल, इसे रीतिकाल के नाम से जाना गया। और इसकी समय सीमा है वो मानी गई है 1700 से 1900 तक। और चौथा जो था आधुनिक काल, जिसे गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, गद्य काल, और इसकी समय सीमा मानी गई है 1900 से अब तक। 1900 से अब तक की मानी जाती है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इन्होंने हिंदी साहित्य के लगभग 1000 वर्षों को 4 भागों में विभक्त करके बताया है, जिसमें पहला आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल के नाम से भी जाना गया, जिसकी समय सीमा 1050 से 1375 रखी गई। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल के नाम से भी जाना गया, और इसकी समय सीमा रखी गई 1375 से 1720 तक। अगला है तीसरा उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल के नाम से भी विभूषित है, वो किया गया, और इसकी समय सीमा मानी गई 1700 से लेकर 1900 तक। चौथा अपना आधुनिक काल, जिसे गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, और इसे 1900 से अब तक इसको माना जाता है। अब देखिए, कोई भी साहित्यिक ये जो काल विभाजन है वो किया जाता है, तो इसका कुछ न कुछ आधार अवश्य होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पर विचार करते समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण है वो बताया जाता है। यानी पूरे जो, अब इसे मान लो इसे भक्ति काल नाम दे दिया, तो इस काल का जो 1375 से 1700 ईस्वी तक का जो समय है, इसे भक्ति काल का नाम है वो क्यों दिया? तो ऐसे भक्ति की धारा है वो प्रभावित हुई है, भक्तिमय रचनाओं की रचना है वो इसमें अधिक की गई है। तो यानी कि कोई एक सामान्य निर्दिष्ट लक्षण होता है जिसके आधार पर उसका नामकरण है वो किया जाता है, या किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय है कि शेष दूसरे ढंग की रचनाओं में वे चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले, वह परिणाम प्रथम के बराबर न होगी। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। अब दूसरा आधार लिया जाता है कि किसी काल समय का काल विभाजन है, नामकरण किया जाता है, तो उसमें ग्रंथों की प्रसिद्धि, यानी किस प्रकार के ग्रंथों की प्रसिद्धि मिली है, उसी आधार पर उसका नामकरण है वो किया जाता है ना। नामकरण है किसी काल के भीतर एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ चलाते हैं। अब किसी काल में एक ही प्रकार के बहुत सारे ग्रंथ है वो लिखे जाते हैं, एक ही ढंग के एक ही प्रकार के ग्रंथ है वो लिखे जाते हैं, और उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाती है। अब जिस प्रकार की रचना लिखी गई है, जिसकी अधिक्यता अधिक होती है, तो उस लक्षण को ही उस काल का लक्षण है वो मान लिया जाता है। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि होती है। अप्रसिद्धि भी हो रही है किसी ग्रंथों की प्रसिद्धि, यानी किस प्रकार के किस लक्षणों को लोग है वो अधिक पसंद करें, किस प्रकार के लक्षणों को प्रसिद्धि प्राप्त हो रही है, तो उस लक्षणों के आधार पर भी उस समय का नामकरण है वो किया जाता है। तो इसी उपयुक्त मान्यता को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के लगभग 1000 वर्षों को 4 भागों में बांटा है। आचार्य शुक्ल के बाद में जो प्रवृत्ति साहित्यकार हुए, उन्होंने भी शुक्ल जी के द्वारा प्रतिपादित उपयुक्त मापदंड को स्वीकार करते हुए काल विभाजन किया। इनके बाद भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद भी इतिहासकार हुए जिन्होंने काल विभाजन किया है। उन्होंने भी ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इनका जो मानदंड था इसी को आधार बनाकर है वो काल विभाजन किया है। बाबू श्याम सुंदर दास की बात कर ले, चाहे राहुल सांस्कृत्यायन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ मिश्र आदि ने शुक्ल जी के द्वारा बताए गए काल विभाजन को ही स्वीकार किया है। इसी को आधार बनाकर है वो इन्होंने काल विभाजन है वो किया है। नामकरण काल को लेकर कतिपय मतभेद अवश्य है, जिनकी चर्चा है वो हम करेंगे। यानी कि कुछ मतभेद अवश्य पैदा हुआ है। अब देखिए सभी, अब कोई भी प्रवृत्ति होती है, कोई भी नामकरण दिया जाता है, तो आवश्यक नहीं होता है कि 100% व्यक्ति है वो उसे स्वीकार कर ले। कुछ मतभेद भी है वो पैदा होता है। किसी ने उनके द्वारा रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो ये नामकरण किया गया था, जो काल विभाजन किया था, इसे स्वीकृत नहीं किया, अस्वीकृत कर दिया। उन्होंने अपने तर्कसंगत तथ्य भी दिए हैं, है ना, तो उनकी चर्चा है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम आदिकाल की बात करते हैं। आदिकाल है जिसे वीरगाथा काल। अब वीरगाथा काल नाम है वो क्यों दिया गया? इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने है वीरगाथा काल के नाम से पुकारा है। शुक्ल जी से पूर्व मिश्र बंधु हुए थे, शुक्ल जी से पहले हुए थे मिश्र बंधु।
बंधु, इन्होंने भी काल विभाजन किया था। मिश्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं? श्याम, शुक्ल, गणेश। मिश्र बंधुओं के अंतर्गत है वो कौन कौन आते हैं? श्याम, शुक्ल, गणेश। कि श्याम बिहारी मिश्र, श्याम से हुआ श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव मिश्र, गणेश से हुआ गणेश बिहारी मिश्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से पूर्व मिश्र बंधुओं ने भी काल विभाजन का प्रयास है वो किया था। काल विभाजन तथा नामकरण का प्रयास है वो कर चुके थे, पर वे निर्णायक रूप से कुछ नहीं कह सके। इसलिए उनके द्वारा जो प्रतिपादित नामकरण था, काल विभाजन था, वो स्वीकृत है, वो अधिकांश रूप से स्वीकृत है, वो नहीं किया गया। पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बल देकर कहा कि इस काल में कविगण, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया। वीर गाथा क्यों कहा? कि इस काल में हम कहते हैं ये कि अधिकतर जो कविगण हुए सामंत और राजाओं के आश्रय में रहकर उन्होंने अपनी काव्य रचनाएं हैं वो की थी। उनके यशोगान को ही ध्यान में रखते हुए है वो अपनी काव्य रचनाएं हैं वो लिखी थी। उस काल में जन रुचियां, युद्ध प्रियता, जन रुचि थी वो किसके प्रति थी? युद्ध के प्रति थी, युद्ध प्रियता की ओर उन्मुक्ति तथा राजा सामंत सूर्य प्रदर्शन को जीवन का चरम लक्ष्य मानते थे। अब इस काल में आदिकाल के अंतर्गत है, राजा है वो अपने शौर्य का प्रदर्शन करना, अपने शौर्य प्रदर्शन को जीवन का चरम लक्ष्य है वो मानते थे। उस काल का वातावरण तलवार की धार की छाया में विकसित हो रहा था, यानी कि आदिकाल यानी वीर गाथा काल जो है उस काल का जो इतिहास है, वातावरण है वो किस पर? तलवार की धार पर है वो विकसित हो रहा था। स्वाभाविक रूप से उस काल के कवियों में भी वीर रस में काव्य रचना को प्रमुखता दी। अब देखिए जैसा वातावरण मिलता है और रचना भी उसी प्रकार की होती है, तो अब इस प्रकार का वातावरण था कि इस समय में आदिकाल में वीर गाथा काल में है कि जो राजा थे, जो सामंत थे, युद्ध प्रिय थे, युद्ध प्रियता को अधिक महत्व थे, अपने शौर्य का प्रदर्शन करने को प्रमुखता देते थे। तो इसका प्रभाव है वो किस पर पड़ता है? कवियों पर भी पड़ता है। और उन्होंने भी इसको ध्यान में रखते हुए अपने कवियों ने भी अपने आश्रयदाताओं राजाओं के शौर्य का अति रंजनापूर्ण वर्णन किया, अति शोक्तिपूर्ण वर्णन किया। अब देखिए जिसके खाए बाजरे उसके बजाय हाजरी। अब जिस राजा के आश्रय में रहते थे तो उसका यशोगान करना स्वाभाविक था, लेकिन उस यशोगान को उन्होंने क्या किया? अति बढ़ा चढ़ाकर है वो वर्णन नहीं किया। इस काल के प्रमुख ग्रंथ की अगर बात की जाए तो वीर रस के अंतर्गत आते हैं, वीर रस के ग्रंथ माने जाते हैं, पौष्पूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं, है ना। तो पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कुमार रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, जय मयंक, जस चंद्रिका आदि वीर गाथात्मक काव्य की रचना है वो की गई। तो इन ग्रंथों के आधार पर अब देखिए इस प्रकार के ग्रंथ लिखे गए, शौर्य का प्रदर्शन करने वाले, तलवार की धार पर है वो अपना यशोगान करने वाले, उसको मानने वाले राजा सामंत है वो होते। तो इस आधार पर ही इसे वीर गाथा काल है नाम है वो किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल है नाम दिया। इसे तात्पर्य की वीर गाथात्मक काव्य है वो लिखे गए इसके अंतर्गत। यद्यपि इस काल में धार्मिक रचनाएं भी ऐसा नहीं है कि संपूर्ण रूप से वीर गाथात्मक काव्य ही लिखा गया, इस काल में धार्मिक काव्य भी लिखा गया, धार्मिक रचनाएं भी है रची गई। पर शुक्ल जी इन रचनाओं को विशेष महत्वपूर्ण है वो नहीं मानते हैं तथा उक्त वीर गाथात्मक रचनाओं के प्राधान्य के आधार पर इस काल को उन्होंने वीर गाथा काल है नाम दिया है। अब देखिए इन्होंने वीर गाथा काल नाम दे दिया, लेकिन इनके जो प्रवर्ती साहित्यकार हुए हैं, प्रवर्ती मतलब बाद के, इनके बाद के जो साहित्य इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त इस नाम को अनुपयुक्त ठहराया। वीर गाथा काल जो नाम दिया इसे क्या, जो बाद के प्रवर्ती इतिहास साहित्य इतिहासकार में उन्होंने इसको अनुपयुक्त बता दिया और उसका विरोध भी किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल और संधि काल के नाम से विभूषित किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अब देखिए
प्रवर्ती जो साहित्यकार हुए उन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो आदिकाल था, जिसे वीर गाथात्मक काव्यों की प्रधानता के कारण वीर गाथा काल नामकरण किया था, तो उन्होंने इनका क्या किया, प्रवर्ती आचार्यों ने इसका विरोध किया और इसे क्या बताया, अनुपयुक्त बताया, अनुपयुक्त ठहराया। देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को क्या कहा, संधि काल व चारण काल। चारण कवि होते थे, चारण काल, चारण कवियों का नाम आपने सुना होगा, अपने राजाओं के आश्रय में रहकर ही यशोगान करते रहते थे, मनोरंजन करते थे, काव्य रचनाएं करते थे, उनकी युद्ध प्रियता की, उनकी प्रसिद्धि के, उनकी दानशीलता के लिए है वो रचनाएं करते थे। तो आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को यानी आदि काल को है वो क्या कहा है, चारण काल और संधि काल नाम दिया। संधि काल के अंतर्गत वे उन अपभ्रंश रचनाओं को लेते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य की पीठिका तैयार की। अपभ्रंश रचनाएं है ना, देखो मैंने शुरू में अपनी पहली जो कक्षा थी उसके अंतर्गत अपभ्रंश भाषा की बात है वो की थी। अपभ्रंश में है वो साहित्य लेखन है वो किया जाता था। एक तो अपभ्रंश है वो कैसी मानी जाती थी, एक अपभ्रंश थी जिसका अपना क्या था, ये व्याकरण था, है ना। अपभ्रंश की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया था कि हेमचंद्र आचार्य होते थे, उन्होंने दो प्रकार के अपभ्रंश भाषाओं की चर्चा की थी, परिनिष्ठित अपभ्रंश और एक था ग्राम्य अपभ्रंश। इन दो भाषाओं की चर्चा उन्होंने की थी। परिनिष्ठित अपभ्रंश था जिसका व्याकरण की रचना उन्होंने खुद की थी, और जो परिनिष्ठित ग्राम्य अपभ्रंश था जो कैसा था, व्याकरण को नियमों से मुक्त था लेकिन सतत विकासमान था। इस प्रकार की उन्होंने, तो इन्होंने देखिए संधि काल के अंतर्गत आचार्य जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है उन्होंने संधि काल के अंतर्गत उन रचनाओं को शामिल किया। अब संधि काल इन्होंने नाम है वो क्यों दिया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने है आदि काल को है वो संधि काल क्यों माना, कि उन्होंने उस समय की जो अपभ्रंश रचनाएं थी जिन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका तैयार की थी, पीठिका तैयार की थी, उन रचनाओं के आधार पर इसको संधि काल नाम दिया, है ना। जो वीर काव्य इस काल में लिखे गए उसके कवि कौन होते थे, चारण होते थे। अब जो वीर काव्य लिखे गए इस काल में, जो वीर काव्य है वो रचे गए, वीर काव्य की रचना की नहीं रचना हुई, उनके लेखक कौन होते थे, चारण होते थे, चारण कवि होते थे, है ना। इस काल के अंतर्गत जो वीर काव्य की रचनाएं हुई उनके लेखक कौन होते थे, चारण कवि होते थे। अतः इस काल को चारण काल कहना उपयुक्त माना, यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे, इन्होंने इस काल को संधि काल नाम दिया। संधि काल कहा, किस आधार पर कहा, क्योंकि अपभ्रंश की जो, तो उन्होंने उन रचनाओं को उसमें शामिल किया जो अपभ्रंश काल में अपभ्रंश भाषा के माध्यम से जिन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका तैयार की थी, पीठिका तैयार की थी, इस आधार पर इसे संधि काल कहा। दूसरा उन्होंने चारण काल कहा, तो किस आधार पर कहा कि इस समय इस काल में जो वीर गाथात्मक काव्य की रचना जो की गई थी उसके लेखक है वो कौन होते थे, चारण कवि होते थे। अधिकतर कौन थे, चारण कवि थे। तो इस आधार पर इन्होंने इसे चारण काल नाम भी दिया, संधि काल नाम भी दिया। लेकिन देखिए एक ही काल का दो नाम देना है वो उचित नहीं ठहरता है, किंतु डॉक्टर वर्मा का यह मत मान्य नहीं है। डॉक्टर वर्मा की इस मत को मान्यता है वो नहीं मिली। एक काल के दो नाम है वो अव्यवहारिक लगते हैं। एक ही काल के दो नाम यानी आदि काल है उसके ये दो नाम संधि काल और चारण काल है वो देना कैसा है, तर्कसंगत नहीं लगता है। संधि काल और चारण काल एक ही काल के दो नाम है वो कैसे लगते हैं, अव्यवहारिक लगते हैं, अव्यवहारिक लगते हैं। इसलिए इस मत को है वो मान्यता नहीं मिलती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की इस मत को मान्यता है वो नहीं दी गई है। और साथ ही इस काल के सभी कवि चारण नहीं थे, और ऐसा अगर चारण काल नाम भी दिया है तो इसके लिए भी ये विरोध होता है कि इस काल के जितने भी काव्य लिखे गए उनके सबके लेखक हैं वो चारण कवि ही नहीं होते थे, ऐसा भी नहीं था। तो इस आधार पर भी इनका जो ये मत है उसका खंडन है वो प्रवर्ती साहित्याचार्यों द्वारा किया जाता है। पंडित राहुल
सांस्कृतिक इस काल को सिद्ध सामंत युग कहते हैं। अब आदिकाल है, इसे पंडित राहुल सांस्कृत्यायन इस काल को क्या कहते हैं? सिद्ध सामंत काल कहते हैं। सिद्ध सामंत काल के नाम से इन्होंने किसको आदिकाल का नामकरण है वो किया। सिद्ध सामंत युग के नाम से कहना पसंद करते हैं। इनके मतलब से इस काल में समाज पर सिद्धों का, और इन्होंने अपने इस नामकरण के औचित्य के लिए क्या तर्क प्रस्तुत किए? उन्होंने कहा कि इस काल में जो समाज था उस पर सिद्धों का आधिपत्य था, सिद्धों का, और राजनीति पर सामंतों का अधिकार था। समाज पर तो किसका? समाज पर सिद्धों, और राजनीति पर सामंतों का, राजनीति पर सामंतों का आधिपत्य था। इसलिए उन्होंने सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग कहना इसे उचित बताया। सिद्धों की काव्य रचना की उधर सामंतों ने अपने आश्रय में काव्य रचना को प्रोत्साहन दिया। अब देखिए सिद्ध जो थे उन्होंने काव्य रचनाएं की, और जो सामंत थे उन्होंने उन रचनाओं को आश्रय दिया, उन रचनाओं को प्रोत्साहन दिया, उन काव्य रचनाओं को प्रोत्साहित किया। किंतु इन दोनों ही नामों का तालमेल है वो उपयुक्त नहीं बैठता है। दूसरे ये नाम व्यक्ति बोधक हो गए, है ना, यानी कि सिद्ध है तो सिद्धों का ही बोध करवा रहे हैं, सामंत है तो एक सामंत वर्ग का ही बोध करवाते हैं, व्यक्ति बोधक हो गए। जबकि किसी भी काल का जब नामकरण किया जाता है तो उसमें सर्वसम्मतता का ध्यान है वो रखा जाता है। उसी काल की जो संपूर्ण रचनाएं होती हैं उनको ध्यान में रखकर नामकरण किया। तो लेकिन ये तो व्यक्ति विशेष हो गए, सिद्ध है किसी एक सिद्ध मत वाले जो व्यक्ति थे उन तक ही सीमित हो जाता है। सामंत कहा जाता तो एक सामंत वर्ग के लिए ही है ये उपयुक्त हो जाता है। तो ये दोनों ही जो मत थे ये कैसे हो गए? व्यक्ति बोधक हो गए। साहित्यिक प्रवृत्ति या जन रुचि के परिचायक नहीं थे, तो ये दोनों ही साहित्यिक प्रवृत्ति और जन रुचि के परिचायक नहीं होते हैं। इसलिए आज ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो इसे डॉक्टर पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने जो इसे सिद्ध सामंत युग कहा था, ये भी कैसा ठहर जाता है? अनुपयुक्त बताया जाता है, उचित नहीं ठहराया जाता है। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल नाम का विरोध किया तथा उन्होंने इस काल को आदिकाल के नाम से अभिहित किया है। उनका मानना है कि इस काल में ऐसी विकासोन्मुख प्रवृत्ति सक्रिय थी तथा धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक स्तरों पर भारी परिवर्तन इस काल में हो रहे थे। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो इस काल को क्या नाम देते हैं? आदिकाल नाम मानते हैं। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस काल को किस नाम से जानते हैं? आदिकाल के नाम से इन्होंने अभिहित किया है। और वो कहते हैं कि इस काल में ऐसी विकासोन्मुख प्रवृत्तियां हैं वो सक्रिय हुई थी तथा धार्मिक और राजनीतिक, सामाजिक स्तरों पर भारी परिवर्तन इस काल में हो रहे थे। सामाजिक स्तर हो, चाहे धार्मिक स्तर हो, चाहे राजनीतिक स्तर हो, उस पर भारी परिवर्तन देखने को मिला था। इस काल में धार्मिक संत और सिद्धों ने भी काव्य रचना की, जिससे काव्य में सांप्रदायिक व गैर रचनात्मक कहकर उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इस काल में देखिए यहाँ पर सिद्ध सामंत कहते हैं तो यहाँ नहीं केवल सिद्धों ने रचना की बल्कि संतों ने भी काव्य रचनाएं की थी, भक्त कवियों ने भी रचनाएं हैं वो लिखी थी। तो कहते हैं कि इस पर सांप्रदायिक या गैर रचनात्मक कहकर उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस काल में भक्ति के अतिरिक्त श्रृंगारपरक रचनाएं भी की गई थी, नीतिपरक काव्य भी लिखे गए थे। इस काल में विपुल साहित्य रचा गया, उसमें वीर गाथात्मक काव्य तो एक प्रवृत्ति मात्र है। उन्होंने ये कहकर विरोध किया, किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वीर गाथा काल नाम का विरोध इस आधार पर किया कि वीर गाथात्मक काव्य तो एक प्रवृत्ति मात्र था। इस काल में अनेक साहित्यिक प्रवृत्तियां देखने को मिली, न केवल वीर गाथात्मक काव्य लिखे गए, धार्मिक रचनाएं भी की गई, नीति सम्मत रचनाएं भी है वो भी की गई तो मिले। ऐसे नाम के अभाव में इस प्रवृत्तियों का बोध करा सके इस काल को आदिकाल के नाम से पुकारा। और उन्होंने इस काल को क्या नाम दिया? आदिकाल नाम है दिया इस समय सीमा को, यानी कि 1050 से 1075 की जो समय सीमा थी इसे उन्होंने आदिकाल के नाम से जाना।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल को अपभ्रंश काल के नाम से जानते हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं कि आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किंतु यह नाम भी सर्वथा अनुपयुक्त ठहरता है। श्याम सुंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त नाम को ही स्वीकार करते हैं, किंतु अधिसंख्यक विद्वान इस काल को आदिकाल के नाम से ही जानते हैं। उसे आदिकाल नाम देना ही ज्यादा उन्हें उपयुक्त लगता है। वो समझते इस काल के लिए आदिकाल नाम ही प्रचलित हो गया। ये था, हमने देखिए हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अंतर्गत 4 भागों में बांटकर आदिकाल के बारे में बात की। अब आदिकाल के काव्य की क्या प्रवृत्तियां होती है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।